कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बेहद खतरनाक क्रिमिनल्स को एक समुद्री जहाज के जरिए अपने देश वापस ले जाने की प्लानिंग चल रही है। उनमें पार्क नाम का एक क्रिमिनल सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसने 30 से ज्यादा औरतों के खून किए थे और उसे अपने किए पर कोई पछतावा तक नहीं था। जल्द ही वो ऑफिसर ली से बदतमीजी करने लगा तो ली ने उसे गुस्से में बुरी तरह पीट दिया। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर्स से ऑफिसर डेविड सबको अपना काम समझा रहा था। इसके बाद सभी क्रिमिनल्स को अलग अलग सेल्स में भेज दिया गया, जहां हर एक क्रिमिनल के लिए एक गार्ड को रखा गया था। फिर ली ने सभी अपराधियों को यहाँ के कानून बताए तो अपराधियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन टॉम नाम का एक अपराधी एकदम शांत रहा। इसके अलावा वहाँ कई औरतें भी थी जो बेहद शातिर अपराधी थी, जिनमें से एक का नाम था जेनी। जेनी पर अपने पति और उसके माँ बाप का कत्ल करने का इल्जाम था। इन औरतों पर नजर रखने का जिम्मा ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स पर था। इन खतरनाक अपराधियों को इतनी दूर ले जाने में कोई ना कोई हादसा होना पक्का था। यही सोचकर डॉक्टर मैक्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया था। इसके साथ वहाँ एला नाम की एक नर्स भी थी। जब वो मिलकर अपना सामान जचा रहे थे तो डॉक्टर मैक्स ने चुपके से दवाइयों के डब्बे से एक इंजेक्शन चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर किचन में रसोइयों का एक ग्रुप मौजूद था जो मिलकर खाना बना रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर मैक्स चुराई हुई दवाइयां लेकर इंजन रूम में पहुंच गया। तब यह खुलासा होता है कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप पर मौजूद सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने का मिशन दिया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुलाए रखना था, मगर शिप में अल्फा को कहां रखा गया था ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर डेविड के अलावा और कोई नहीं जानता था। उधर डेविड कुछ खुफिया कागज देख रहा था तो उसे पता चला कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। खैर, रात के समय शातिर पार्क ने अपनी जीप में छुपाई हुई तार निकाली और उसकी मदद से उसने अपनी हथकड़ी खोल दी। फिर उसने ये तार दूसरे कैदी को दी ताकि वो भी आजाद हो सके। तभी अचानक ये खुलासा होता है कि किचन में जो रसोइये मौजूद थे वो कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही चेले थे, जो असली रसोइयों को जान से मारकर उनकी जगह शिप में घुस आए थे। वहीं पार्क के सेल में जब एक पुलिस वाला चेक करने आया तो पार्क और उसके साथी ने मिलकर उसकी जान ले ली और उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा दिया। इसके बाद पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम में जाकर वहां मौजूद पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया और सारी नेटवर्क वाली तारें काट डाली ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात ही ना कर सके। खैर, जल्द ही ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ के बारे में पता चला तो उसने अपनी टीम को जल्द से जल्द इकट्ठा किया, जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचे तो पार्क के गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। जल्द ही वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई, मगर ऑफिसर ली और मैरी ने मिलकर पार्क के सभी गुंडों को खत्म कर दिया। तभी मैरी को एक क्रू मेंबर दिखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर्स तक खबर कैसे पहुंचा सकते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि वो इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्क ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को भी रिहा कर दिया था, मगर टॉम ने उसे समझाया कि शिप को हाईजैक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी गलती की वजह से सब के सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर पार्क ने उसकी एक न सुनी और सभी पुलिस वालों को मारकर शिप पर कब्जा करने का फैसला किया। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स एला के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि वो पार्क के हाथों मरना नहीं चाहते थे। इधर पार्क जब इंजन रूम तक पहुंचा तो उसने जियान नाम के क्रिमिनल को पुलिस वालों की लाशें फ्रीजर में डालते हुए देखा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम की पाइप्स में लीकेज है, जहां से होते हुए खून की बूंदें सीधा अल्फा के चेहरे पर गिरने लगी। अचानक उसकी आंख खुल गई और वो आजाद होने की कोशिश करने लगा। उधर ऑफिसर ली और उसकी टीम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सेल्स तक पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उनके कई ऑफिसर मारे जा चुके थे और सभी क्रिमिनल्स भाग गए थे। अब ली समझ गया था कि पार्क और उसके गुंडे इंजन रूम के सैटेलाइट फोन को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ तुरंत इंजन रूम की तरफ भागा। वहीं पार्क इंजन रूम में जाकर सैटेलाइट फोन तोड़ने में जुटा हुआ था। फिर उसने एक एक करके वहां के क्रू मेंबर्स की जान लेनी शुरू की। जब वो आखिरी मेंबर को मारने ही वाला था तो ऑफिसर ली और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उसके बाद तो भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा अब आजाद हो चुका था और वो भी इंजन रूम तक आ पहुंचा। अल्फा अंधा था, मगर वो चीजों की गर्मी से उन्हें महसूस कर सकता था।
साथ ही उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी और वो आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। जैसे ही पार्क ने अल्फा को देखा तो उसने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन अल्फा ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों के सामने ही उसके गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वो पार्क की तरफ मुड़ा और एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर दिया। ये सब देखते ही बाकी बचे हुए लोग तुरंत वहां से भाग निकले। वो इस तरह तो नहीं भाग पाते, इसीलिए टॉम अल्फा का ध्यान भटकाने में लग गया ताकि बाकी सब भाग सकें। आखिरकार वो सब एक छोटे से दरवाजे से भाग निकले और उन्होंने अल्फा के आने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर डेविड सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब उसे पता चला कि सभी क्रिमिनल्स फरार हो गए हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे डायरेक्टर नाम के एक आदमी का कॉल आया जिसने उसे शिप पर हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। तभी हम देखते हैं कि इस अनजान आदमी के सीने पर एक अजीबोगरीब सा नंबर था और ऐसा ही नंबर अल्फा के शरीर पर भी था। उधर शिप पर 2 बचे हुए क्रू मेंबर्स लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अल्फा वहां आ गया और उसने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उधर नर्स एला ये सब खिड़की से देख रही थी कि तभी अल्फा को उसकी भी भनक लग गई और उसने एला का भी गला घोंट दिया। जब डॉक्टर मैक्स ने ये देखा तो वो डर के मारे केबिन से भाग निकला, जहां उसे ऑफिसर ली और उसके कुछ साथी मिले। जब ऑफिसर ली ने उसे धमकाया तो डॉक्टर मैक्स ने कबूल कर लिया कि उसे अल्फा को नींद का इंजेक्शन देने के पैसे मिले थे, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि अल्फा जाग कैसे गया। फिर ली ने मैरी और बाकियों को किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुपने को कहा और खुद बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिमिनल जियान घूमते घूमते जेनी के कमरे में घुस गया। उसने वहां मौजूद गार्ड को मारकर जेनी और बाकी क्रिमिनल्स को आजाद किया, मगर कुछ ही पलों में अल्फा वहां भी आ गया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पर जैसे तैसे वो सब अपनी जान बचाकर लिफ्ट में घुस गए। तब अल्फा भी उनके पीछे दौड़ा और लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया। इधर ऑफिसर ली ने जब ये सब देखा तो वो कैदियों को अल्फा के आतंक से बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट सीधा नीचे जा गिरी, जिसमें दबकर जियान की मौत हो गई। तब ऑफिसर ली को लगा कि अल्फा भी मर गया होगा, लेकिन वो किसी तरह बच निकला था। खैर फिर ऑफिसर ली ने तुरंत जेनी को फ्रीजर में छुपा दिया और खुद अल्फा का सामना करने लगा। उसने जैसे तैसे अल्फा का हाथ तोड़ डाला, लेकिन फिर भी वो अल्फा की ताकत के सामने टिक न सका और मारा गया। इसके बाद वो फ्रीजर में घुसा तो जेनी घबराकर नीचे लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। खुशकिस्मती से फ्रीजर की ठंड की वजह से अल्फा को उसके जिंदा होने का पता नहीं चला और वो चुपचाप वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर टॉम और बाकी लोग उस कमरे में पहुंचे जहां अल्फा को कैद किया गया था। वहां उन्हें अल्फा के कुछ कागजात मिले तो उन्हें पता चला कि अल्फा की उम्र तो बहुत ज्यादा है। सही मायने में तो उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। असल में वो साल 1943 के दूसरे विश्व युद्ध का फौजी है। युद्ध में जापानी फौजियों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। असल में वो लड़ाई के लिए सुपर ह्यूमंस की फौज तैयार करना चाहते थे। फिर डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और छानबीन की तो पता चला कि अल्फा के अंदर कई सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज है और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। इसके बाद हमें साल 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहां जापानी साइंटिस्ट अपने सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के सफल होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक अल्फा उठ खड़ा हुआ और उसने सबको भयानक तरीके से मार डाला। इधर पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड एक स्पेशल टीम के साथ शिप की ओर रवाना हो गया। इस स्पेशल टीम के लोगों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया था ताकि वो अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सकें। फिर शिप पर पहुंचकर उनकी मुलाकात जेनी से हुई। जेनी ने उससे मदद मांगी, मगर डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को मारना था, किसी और की मदद करना नहीं। इसीलिए उसने देखते ही जेनी को गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। पता चलता है कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे। टॉम की छाती पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर था जैसा अल्फा के शरीर पर। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के ग्रुप ने बहुत सारे लोगों को अगवा करके उन पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं रहे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बच गया था और वो था टॉम। इसका मतलब ये था कि उसके ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन वो डेविड के चंगुल से बच निकला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की।
कुछ समय बाद उसने शादी की और एक प्यारा सा बेटा हुआ। मगर जल्द ही डेविड को भनक लग गई कि टॉम जिंदा है और वो कुत्तों की तरह टॉम के पीछे पड़ गया। एक दिन वो टॉम के घर में घुस आया और उसकी पत्नी और बेटे को जान से मार डाला। इस घटना से टॉम को इतना गहरा सदमा लगा कि वो अपना भेष बदल कर क्रिमिनल बन गया ताकि वो भी मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। खैर तभी अचानक अल्फा ने वहां आकर डेविड और टॉम पर हमला कर दिया। तब डेविड ने एक खास इंजेक्शन लिया ताकि उसकी शक्तियां बढ़ जाएं और वो अल्फा का मुकाबला कर सके। जल्द ही उसने अल्फा को हरा दिया और टॉम के सामने गया। डेविड ने टॉम को हंसते हुए याद दिलाया कि कैसे उसने टॉम के नन्हे बच्चे को मार दिया था। तब टॉम ने गुस्से में डेविड पर हमला करके उसे समुद्र में फेंक दिया और खुद भी साथ ही कूद गया। फिर अगले दिन हम डायरेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आइलैंड पर वही पुराने वाले डेविड के एक्सपेरिमेंट्स चला रहा था। फिर वहां एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का बेटा ही था। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को मारा नहीं क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की ही तरह सुपर पावर्स थी। वो तो बच्चे को उठाकर डायरेक्टर के पास ले आया था। तब ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर भी उसी 1943 वाले जापानी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को सुपर ह्यूमन पावर्स मिल गई थी। अब डायरेक्टर का मकसद था ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सुपर ह्यूमंस बनाकर एक नई दुनिया का निर्माण करना। उधर टॉम समुद्र में कूदने के बाद बचकर किनारे तक आ पहुंचा और अब वो इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं